Hello, dear learners. How are you all? Welcome to Study Smart Wala. So, students, today we are going to start lesson that is chapter 2 of class 12 pole science, that is N2 bipolarity. मैंने एक लेसन उसका बना दिया है, अब ये सेकेंड लेसन है उसके लिए. So, students, please, if you like my videos, please like, share, comment and subscribe our channel and do motivate us to make more videos for you all. Okay, so let's begin with the next lesson of chapter 2, that is N2 bipolarity. तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये पहले ही बता दिया, मेरी पहली वीडियो में आपको मैंने बताया कि बाइपोलैरिटी है क्या. फिर मैंने बताया कि N2 बाइपोलैरिटी व्हाट डज इट मीन. फिर मैंने आपको इकोनॉमिक फीचर्स, पहले तो मैंने आपको बताया था कि यूएसएसआर जो है फॉर्मेशन उसकी कैसे हुई थी, और इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ यूएसएसआर ये हम पहले अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. अब ये मेरी सेकेंड वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ आज गॉर्बचेव एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर. ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आज की वीडियो का रहेगा गॉर्बचेव एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर. तो इसका रोल गॉर्बचेव, मिखेल गॉर्बचेव का क्या रोल रहा है, ठीक है, क्या रोल रहा है इन डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर. अब देखिए, जो गॉर्बचेव थे वो प्रेसिडेंट थे कम्युनिस्ट पार्टी के, आप जनरल सेक्रेटरी बोल सकते हो या प्रेसिडेंट थे कहाँ के, कम्युनिस्ट पार्टी के. ठीक है, ऑफ सोवियत यूनियन. सोवियत यूनियन में कौन सा पार्टी सिस्टम था, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वन पार्टी सिस्टम था. तो लगातार 70 ईयर्स से कौन सी पार्टी रूल कर रही थी उधर, कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही थी. तो 1985 की बात है. इन 1985 में कौन, मिखेल गॉर्बचेव आए. तो उन्होंने सोचा भाई हम ना रिफॉर्म्स लेकर आएंगे सिस्टम में. क्या करेंगे, रिफॉर्म्स लेकर आएंगे. तो उन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिफॉर्म में प्रोसेस में डालेंगे कि इट्स नेसेसरी टू कीप यूएसएसआर known about the technological revolution of the west. मतलब कि उनके दिमाग में आए कि देखो, लोगों को, हमारे जो कंट्री पीपल हैं, सिटीजन्स हैं, जो भी है, सारे लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए, जैसे अभी तक नहीं पता था ये चीजें. क्या चीज, ये जरूर पता होना चाहिए कि जो वेस्टर्न है वो हमारे से टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है. उधर की अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमसे कई गुना ज्यादा अच्छा है. तो ये चीजें हमें लोगों तक पहुंचानी चाहिए, उन्हें अवेयरनेस देनी चाहिए इस चीज के बारे में. तो उन्होंने तो कुछ अच्छा ही सोचा था कि लोगों को पता लगेगा तो हम लोग अपने अंदर कुछ चेंजेस लाएंगे, रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, सो दैट वी कैन ऑल्सो कम इन द कॉम्पिटिशन विद देम. सो नेक्स्ट इज नॉर्मलाइज द सिचुएशन विद वेस्टर्न कंट्रीज. उनका ये भी था कि भाई जो वेस्टर्न कंट्रीज से हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहते हैं, प्रॉब्लम्स रहती है, हम उस चीज को थोड़ा सा सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, मतलब कि कुछ थोड़ी चीजें हम अच्छी करने की कोशिश करेंगे जो दोनों के बीच के रिलेशंस है. फिर थर्ड उन्होंने सोचा था इस रिफॉर्म में हम डाल देते हैं डेमोक्रेटाइज द सोवियत यूनियन. वन पार्टी सिस्टम है, लोगों की सुनी नहीं जाती है. मैंने उसमें आपको बताया भी थे, सिस्टम पूरा का पूरा सिस्टम बताया था. उसमें जोक्स के थ्रू, कार्टून्स के थ्रू जब भी लोगों को प्रॉब्लम्स होती थी वो अपना व्यक्त करते थे अपने इमोशंस को, लेकिन कोई भी सामने से नहीं बोलता था. ठीक है, सामने से उनको अधिकार ही नहीं था, तो डेमोक्रेसी नहीं थी. तो जो मिखेल गॉर्बेचेव आए, उन्होंने सोचा कि हमें ना अब सोवियत यूनियन को डेमोक्रेटाइज कर देना चाहिए. अब ये सारे तो पॉइंट्स उन्होंने बेचारे ने सोचा था कि ना हम ना रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, और ये बहुत चीजें उन्होंने करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बहुत ही शॉकिंग हुआ बाद में. क्या हुआ, अब वो पढ़ेंगे हम. देखिए अब क्या होता है, बट रिजल्ट वाज शॉकिंग फॉर द मिखेल गॉर्बेचेव. उसने सारे कोशिश किया कि रिफॉर्म्स करके लाएंगे. जब लोगों को ये पता लगा कि उनकी गवर्नमेंट, उनकी जो पार्टी है कर क्या रही है, और वेस्टर्न कंट्री से हम इतने लैकिंग है. वेस्टर्न में कौन आ रहा है, वेस्टर्न कंट्री में यूएसए प्लस और सारी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज. ठीक है, तो वो सारी की सारी जो कंट्रीज है हमसे इतनी आगे है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, डेमोक्रेसी है उधर. तो अब क्या हुआ, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो कि यूएसएसआर के साथ थी, वार्सो पैक्ट मैंने पढ़ाया था ईस्टर्न अलायंस के बारे में अपनी पहली वीडियो में. तो यस, तो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो उनके साथ यूएसएसआर के साथ थी, अब उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया अपनी खुद की गवर्नमेंट से, और सोवियत यूनियन के अगेंस्ट खड़ी हो गई. उन्होंने बोला ये कम्युनिस्ट सिस्टम हमें नहीं चाहिए. अब क्या, किस चीज के अगेंस्ट खड़ी हो गई, वो चाहती थी हमारी अब खुद हम इंडिपेंडेंट है, हमें किसी का अंडर नहीं रहना, हमें यूएसएसआर के अंडर नहीं रहना है. तो
और कुछ भी जो इसकी इकोनॉमी है बहुत ही स्टैग्नेंट है, आगे हम तरक्की कुछ कर नहीं रहे हैं। तो उन्होंने बोला हमें अब कम्युनिस्ट पार्टी के बिल्कुल कम्युनिस्ट सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट हो गए थे ये। कौन? ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो यूएसएसआर के अंदर थी, जो कि ईस्टर्न अलायंस बना रखा था। एक तो ये हो गया, ये शॉकिंग हुआ पहली बात जो हुई वो। मैं आपको बात करूं तो एक तो ये वाली शॉकिंग चीज हो गई। दूसरा, इवन इकोनॉमिक क्राइसिस वाज देयर। इकोनॉमिक क्राइसिस भी बहुत हो रहे थे उस टाइम पे, मतलब कि इकोनॉमी बिल्कुल स्टैग्नेंट, क्योंकि करप्शन बढ़ता जा रहा था, अनअकाउंटेबल गवर्नमेंट, अनअकाउंटेबल पार्टी लीडर्स। तो बेसिकली क्या हो रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस। अब मैंने बताया था ना यूएसएसआर ने किस पे इन्वेजन किया था, अफगानिस्तान पे। जब उन्होंने किया था वो वाले इन्वेजन के दौरान उनका बहुत इकोनॉमिक लॉस हुआ था। तो इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ क्या प्रॉब्लम थी कि ये सारी सच्चाई जो थी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज तक पहुंच चुकी थी कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और यूएस से हमसे कितना आगे है। तो ये दोनों के दोनों चीजें मिलकर किस चीज को आगे बढ़ाया? डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो ये जो प्रोसेस था डिसइंटीग्रेशन यूएसएसआर का, बहुत तेजी से बढ़ गया इन दोनों को अगर हम बात करें तो। अब चलते हैं आगे। अब देखिए क्या हुआ था, लेकिन दूसरे ही वक्त अगर बात करें, डेमोक्रेसी तो उन्होंने शुरू की थी, किसने? मिखेल गॉर्बाचेव ने। लेकिन डेमोक्रेसी किसने अपोज की? कम्युनिस्ट पार्टी लीडर्स। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके लीडर्स ने गॉर्बाचेव के अगेंस्ट चले गए। आप खुद ही सोचिए, एक पार्टी है, कई सालों से काम कर रही है, उस इतनी करप्शन कर रही है, अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है, अनअकाउंटेबल रहती है, तो वो क्यों चाहेगी कि डेमोक्रेसी आए? राइट, ऑब्वियसली। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी लीडर्स थे वो गॉर्बाचेव के अगेंस्ट हो गए। ठीक है, वो किसको अपोज कर रहे थे? डेमोक्रेसी को। किसको अपोज कर रहे थे? डेमोक्रेसी को। फिर क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, अ मिलिट्री कूप टुक प्लेस इन 1991। अब ये मिलिट्री कूप क्या होता है? तख्ता पलट। मतलब कि मिलिट्री कूप जो है, किसने इनकरेज किया? कम्युनिस्ट पार्टी ने। उसने पूरा कॉन्कर कर कर गॉर्बाचेव को हटाकर कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसने दोबारा से रीस्टेब्लिश, तख्ता पलट हो गया 1991 में, मिलिट्री कूप हुआ। लेकिन अब की बार कुछ अलग ही हुआ। पीपल टेस्टेड द फ्रीडम एंड डिड नॉट वांटेड ओल्ड स्टाइल रूल। ऑब्वियस सी बात है, अब खुद सोचो, अब लोगों को डेमोक्रेसी के मीन्स पता लग गए थे। पहले वो इतने ज्यादा मतलब गवर्नमेंट अनअकाउंटेबल, और उनको कोई फ्रीडम नहीं है बोलने की, अपनी बात रखने के लिए रख सकते हैं आगे। तो उस एटमॉस्फेयर से जब उन्होंने एक बार डेमोक्रेसी टेस्ट कर ली, फ्रीडम टेस्ट कर ली, तो क्यों वो दोबारा से उस ओल्ड स्टाइल रूल में जाना चाहेंगे? तो ये बोला बोला जाता है कि एक बार उन्होंने फ्रीडम चख ली थी, तो अब उनका मन नहीं था कि ओल्ड रूल सिस्टम में। अब विद्रोह शुरू हुआ। समझ आ गया आप लोगों को ये? अब चलते हैं आगे। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ व्हाट हैपेंड, प्रीवियसली व्हाट वी हैव सीन कि तख्ता पलट हो गया, ठीक है, लेकिन अब लोगों को फ्रीडम मिल गई, मतलब एक बार टेस्ट कर ली तो अब वो ओल्ड सिस्टम नहीं चाहते। अब क्या हुआ था, इलेक्शंस हुए थे, क्योंकि डेमोक्रेसी आ गई थी, इलेक्शंस हुए। नेशनल रिपब्लिक में बोरिस येल्स्टिन नेशनल हीरो की तरह ऑब्जर्व हुए। देखो, एक मिनट, नेशनल हीरो, ठीक है, इनको नेशनल हीरो की तरह लोगों ने माना। तो अब क्या हुआ, इनके इलेक्शंस तो बोरिस येल्स्टिन जीते। सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने जब ये देखा, वो बोलते दे डिड नॉट आस्क फॉर इंडिपेंडेंस। सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो थी ना, बेसिकली मैं आपको इनका बताती हूँ, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी वो थोड़ी बैकवर्ड कंट्रीज थी। उनको मोस्टली क्या होता था कि वो अगर यूएसएसआर के साथ जुड़ी है तो उनको हमेशा बेनिफिट होता था, क्योंकि ये बहुत बैकवर्ड थी। वो उनके एज ए पिलर खड़ा रहता था यूएसएसआर, जब भी उसे प्रॉब्लम होती थी इकोनॉमिकली हमेशा हेल्प करता था। तो वो नहीं चाहते थे कि हमें इंडिपेंडेंस मिले, मतलब कि हम यूएसएसआर से अलग हो। ठीक है, वो हमेशा यूएसएसआर के साथ ही रहना चाहते थे। लेकिन 1991 में क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, 1991 में रशिया, यूक्रेन, बेलारस, इन तीनों ने किसकी लीडरशिप के अंदर, येल्स्टिन, बोरिस येल्स्टिन की लीडरशिप के अंडर अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। क्या कर दिया? डिक्लेयर। और उन्होंने बोला दैट वी आर, उन्होंने साफ साफ बोला दैट सॉरी, उन्होंने बोला डिक्लेयर दैट वी आर नॉट द पार्ट ऑफ यूएसएसआर, हम यूएसएसआर का पार्ट अब नहीं है। और सोवियत यूनियन अब खत्म हो चुकी है, डिसबैंड हो चुकी है, कम्युनिस्ट पार्टी का रूल एंड हो चुका है,
और उन्होंने क्या बोला कि नाउ वी आर ऑन द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज जिस पाथ पे चल रही थी, हम उस पाथ पे चल रहे हैं। समझ आया आप लोगों को? तो ये सारा किसके लीडरशिप के अंडर हुआ? बोरिस येल्टसिन, जिसको नेशनल हीरो भी बोला है। ठीक है, अब चलते आगे। ये क्लियर हो गया आपको? अब चलते आगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड। यूएसएसआर क्या हुआ? डिसइंटीग्रेट हो गया। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड। अब सीआईएस किसको बोला हुआ है बेटा जी? सीआईएस बोला कॉमनवेल्थ ऑफ डिसइंटीग्रेटेड स्टेट। ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ डिसइंटीग्रेटेड स्टेट मतलब कि जो भी रिसोर्सेस थे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए और जो कॉमनवेल्थ मानी गई, मतलब कि सबको सबको डिवाइड हुआ। जैसा जो यूएसएसआर में क्या था आपको पता ही है, मैंने पहली वीडियो में बताया कि उसमें 15 कंट्रीज थी, एक रशिया और 14 कंट्रीज, जब उससे क्या बना था यूएसएसआर। अब वो सब डिवाइड हो गई। रशिया ग्रैब द यूएनएससी सीट। रशिया को कौन सी? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट मिल गई। और आपको पता है रशिया हमेशा कैसे ट्रीट होता था, हमेशा मैंने पहले भी बताया कि रशिया क्या था, डोमिनेंट शो करता था। अगर ये यूएसएसआर था भी, सोवियत यूनियन था भी, पूरी 15 कंट्री से बना है, लेकिन किसकी डोमिनेंस शो होती थी? हमेशा रशिया की। तो जब ये डिसइंटीग्रेट हुआ तो क्या हुआ डिसइंटीग्रेशन के टाइम पर? तो उसने यूएनएससी की सीट ली, एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कमिटमेंट ऑफ सोवियत यूनियन। ठीक है, जो भी सोवियत यूनियन के हाथ में जो भी ट्रीटीज थी, कमिटमेंट्स थी, वो सब किसने एक्सेप्ट की बाद में? रशिया ने। ये एक ऐसी न्यूक्लियर स्टेट रहती थी पोस्ट सोवियत यूनियन के बाद, यही एक ऐसी स्टेट थी जो कि न्यूक्लियर स्टेट कंसिडर्ड की गई। ठीक है, जिसके बाद जो कि न्यूक्लियर वेपन्स थे, जिसके बाद अच्छे से कैरिड आउट सम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट विद यूएस। इसने बाद में जब डिसइंटीग्रेट हो गया यूएसएसआर, तब इसने न्यूक्लियर आर्मामेंट्स किसके डिसआर्मामेंट जो थी, आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया कि हमारी बहुत सारी जो थी, मैंने कोल्ड वॉर एरा में जो चैप्टर किया था उसमें आपको बताया था सारी ट्रीटीज के बारे में। तो बाद में जब सोवियत यूनियन जब डिसइंटीग्रेट हो गई, तो जो आगे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ट्रीटीज साइन हुई थी यूएस के साथ, वो सब रशिया ने की थी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब चलते हैं आगे। देखो, अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड। भाई, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होने के पीछे क्या रीजन थे? ठीक है, इतना बड़ा जो था मतलब पूरा का पूरा एक यूनियन था, वो कैसे डिसइंटीग्रेट हो सकता है? मतलब क्या चीज रही होगी प्रॉब्लम्स में? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक कॉजेस और फिर पॉलिटिकल कॉजेस। दो कॉजेस रहे हैं जिनकी वजह से क्या हुआ है, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया। अब कॉजेस की तरफ चलते हैं। देखो, इकोनॉमिक कॉजेज में क्या है? इकोनॉमिक कॉजेज की बात की जाए तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन थी। मैंने ये पहले भी बताया आपको, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन बेसिकली देखो, क्यों पहले क्या होता है, उसने अफगानिस्तान में इन्वेजन किया था, उसकी वजह से क्या हुआ था, कंज्यूमर जो गुड्स थे उसकी प्रोडक्शन कम हो गई थी। गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन कम होने की वजह से प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि ज्यादा पैसा जो था खर्च हो गया था इन्वेजन के दौरान। जब वो पैसा इतना खर्च हो गया तो इनके लिए ये इनका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। साथ में हमें इंपोर्ट, और ध्यान रखना इंपोर्ट जो है बढ़ा दिया गया था, और भी पैसा कहाँ जा रहा था? बाहर जा रहा था। क्या हो रहा था? इंपोर्ट में पैसा जा रहा था। जो भी बेसिक नीड्स है, वो भी कंज्यूमर जो गुड्स है, हमें इंपोर्ट करने पड़ रहे थे। और अगर हम किसी चीज को इंपोर्ट करेंगे तो सारा मनी कहाँ जा रहा है? दूसरी कंट्रीज में जा रहा है। तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हुआ था। तो लोग जो थे बहुत ही डिससेटिस्फाइड थे। ठीक है, डिससेटिस्फाइड हो गए थे सारे के सारे लोग। जो उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उससे विश्वास उठ चुका था। स्टार्ट ये डाउट करने लग गए थे सोवियत सिस्टम के ऊपर, ओपनली बोलने लगे थे भाई ये सिस्टम बेकार है। और प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। क्या शुरू हो गया था? प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। अब चलते आगे। अब देखिए, स्टैग्नेशन हो सकता है, पहले मैंने एक रीजन आपको बता दिया, अफगानिस्तान इन्वेजन। और देखो क्या है, जो बेसिक इंटरनल कॉजेज है वो है स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन मिलिट्री एंड न्यूक्लियर आर्सेनल। मतलब ज्यादातर जो यूएसएसआर था वो पैसा किस पे खर्च करता था? मनी ज्यादा मिलिट्री कॉज पर। ठीक है, इसके लिए बहुत पैसा वो खर्च किए जा रहा था, जिसकी वजह से उसका बैलेंस जो था वो बिगड़ता जा रहा था। डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट स्टेट्स इन यूरोप एंड सोवियत यूनियन। आप ये बात बताइए, सैटेलाइट स्टेट्स कौन सी स्टेट्स होगी? जैसे आपको पता है सैटेलाइट क्या होता है, जो प्लैनेट के चारों तरफ घूम रही है। कुछ ऐसी इंडिपेंडेंट स्टेट, अब मैं बताती हूँ इंडिपेंडेंट स्टेट इधर क्या है,
जो यूएसएसआर था अपनी डेवलप कर रहा था सैटेलाइट स्टेट्स, मतलब कि वो स्टेट जो कि इंडिपेंडेंट है लेकिन फिर भी किसी के प्रेशर के अंडर काम करती है। किसके प्रेशर? यूएसएसआर उसको मॉड्यूलेट करता है, उसको चलाता है। तो उनकी डेवलपमेंट के कारण उनकी डेवलपमेंट के कारण इसने बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस झेले, मतलब कि इकोनॉमिक बर्डन हो गया था इसको, क्योंकि इनकी डेवलपमेंट में भी वो लगा हुआ था कि आने वाले टाइम पे ये भी हमारा साथ देंगे, हमसे जुड़ेंगे। समझ आया आप लोगों को? तो सैटेलाइट स्टेट्स का ये है। अब चलते आगे। ये हमारे हो गए स्टैग्नेशन, जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आई थी, ये इंटरनल कॉजेस थे, ठीक है। अब देखिए, पीपल गेन, यहां तक कि लोगों को ये भी पता लग चुका था अबाउट द इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ द वेस्ट। ये भी एक रीजन है कि भाई उनको, जो सिटीजन्स थे उनको ये साफ साफ पता लग गया था कि जो यूएसए है वो हमसे इकोनॉमिकली बहुत ही एडवांस्ड है। तो वो कंपेयर करने लग गए थे। disparities between the west and their own system started comparing the system with the west। obviously देखो, जब उनको ये पता लग गया कि वेस्ट जो वर्ल्ड है पूरा का पूरा, जो फर्स्ट वर्ल्ड है, वो यूएस और जो सारी की सारी वेस्टर्न कंट्रीज है वो इतनी डेवलप्ड है, हम भी चीजें बना रहे हैं लेकिन हम इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नहीं है, हम इकोनॉमिकली इतने अच्छे नहीं है। तो क्या हो रहा था, दोनों सिस्टम्स की आइडियोलॉजीज में कंपैरिजन शुरू हो गया था, दोनों सिस्टम की टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस में बहुत क्या हो गया था, कंपैरिजन शुरू हो गया था। तो ये भी एक रीजन रहा। फिर अवेयरनेस, लोगों को साफ साफ पता लग गया था, मिखेल गॉर्बेचेव के टाइम पर साफ साफ पता लग गया था कि यूएसएसआर जो है कितना बैकवर्ड चल रहा है, कितना बैकवर्डनेस है यूएसएसआर में। अगर हम अपनी इकोनॉमी को कंपेयर करें यूएसए और सारी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री से, तो हम कितने बैकवर्ड हैं। तो ये थे सारे रीजंस, इकोनॉमिक कॉजेस थे, ये सारे के सारे इकोनॉमिक कॉजेस थे जिसकी वजह से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ। अब हम पढ़ेंगे आगे सारे के सारे। सुनाओ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक पॉलिटिकल कॉजेस। ठीक है, पॉलिटिकल कॉजेस की बात की जाए तो पार्टी वाज बेसिकली, पॉलिटिकल कॉजेस में क्या था, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ना, वो क्या थी, आपको पता ही है, 70 ईयर्स तक काम कर रही थी। ठीक है, 70 ईयर्स तक वन पार्टी सिस्टम, वन पार्टी डोमिनेंस। ठीक है, अब वो इतने टाइम से काम कर रही थी तो वो बहुत ही पावरफुल होती जा रही थी। ठीक है, पावरफुल होने के साथ साथ वो बहुत ही अनअकाउंटेबल, जब भी लोग उनसे कुछ पूछते थे तो वो कभी आंसर नहीं देती थी उस चीज का, और बहुत ही रिजिड फ्रेमवर्क उनका होता जा रहा था, अनअकाउंटेबल होती जा रही थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, एक तो ये कॉज हो गया, दूसरा क्या है, स्लो एंड स्टिफ वर्किंग सिस्टम। स्लो एंड स्टिफ वर्किंग सिस्टम का मतलब कि जो उनका जो वर्किंग सिस्टम था ना, रिफॉर्म्स लाने का जो भी था, बहुत ही स्लो एंड स्टडी हो गया था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, लोगों में डिसअपॉइंटमेंट शुरू हो गई थी, लोगों को इनका वर्किंग स्टाइल नहीं पसंद आ रहा था। रैम्पेंट करप्शन, जब देखो ये अनअकाउंटेबल है, करप्शन बढ़ती जा रही थी, ये सिर्फ अपनी ही पॉकेट भर रहे थे, जो भी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स थे, दे जस्ट वांट टू डू वर्क फॉर देमसेल्व्स। ठीक है, अपने लिए ही काम करते थे ज्यादातर। इनेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू करेक्ट इट, इवन जहां पर गवर्नमेंट, अब जैसे कम्युनिटी के अंदर जो भी है, यूएसएसआर के अंदर जो भी करप्शन जो इतना फैल गया था, गवर्नमेंट उसके लिए कुछ नहीं कर रही थी, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट किनको हो रहा था, गवर्नमेंट को ही हो रहा था। अनविलिंगनेस, देखो अनविलिंगनेस ऑफ गवर्नमेंट टू अलाउ मोर ओपननेस एंड चेंजेस, मतलब कुछ भी अगर चेंजेस लाने का सिस्टम की बात होती थी, रिफॉर्म्स की बात होती थी, तो ये कभी भी ओपन नहीं होते थे, कुछ चेंजेस लाने के लिए इच्छा ही नहीं दिखाते थे अपनी। ठीक है, लीडर्स एंजॉय मोर प्रिविलेजेस, अगर सिटीजन से ज्यादा प्रिविलेजेस कौन एंजॉय करता था, लीडर्स करते थे। ठीक है, तो ये थे पॉलिटिकल कॉजेस कुछ, और आगे पढ़ेंगे। अब देखें, अब बात करते हैं, गॉर्बेचेव तो बहुत अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स लेकर आया था, उन्होंने तो बोला था कि हम डेमोक्रेसी लेकर आएंगे। ठीक है, यही बात बोली थी, और डेवलपमेंट होगी, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ थोड़ा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे, ये सारी बात हो रही थी। फिर इतने अच्छे रिफॉर्म्स के बाद भी डिसइंटीग्रेशन क्यों बढ़ गया, डिसइंटीग्रेशन क्यों हो गया, क्या रीजन रहा है उसमें। अब देखो, कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी बोलता था जो गॉर्बेचेव है ना, जो रिफॉर्म्स लेकर आ रहा है बहुत ही स्लो लेकर आ रहा है, गॉर्बेचेव शुड हैव मूव्ड मच फास्टर, गॉर्बेचेव को रिफॉर्म्स लाने के लिए जल्दी जल्दी अपने स्टेप्स रखने चाहिए। तो जिसकी वजह से जो ग्रुप ऑफ सोसाइटी थी, सेक्शन ऑफ सोसाइटी बहुत ही डिसअपॉइंटेड थी। समझ आया आपको? कुछ लोग ये बोलते थे। अब कम्युनिस्ट पार्टी लीडर्स की बात की जाए तो वो बोलता था कि, वो बोलते थे, कम्युनिस्ट पार्टी लीडर्स बोलते थे कि गॉर्बेचेव तो बहुत तेजी से चल रहा है, उनका अपोजिट था, बिल्कुल व्यू क्या था, अपोजिट था।
पावर्स ऑफ प्रिविलेजेस, वो सोचते थे, क्यों वो फास्ट बोल रहे थे इसे, क्योंकि वो बोलते थे पावर्स ऑफ प्रिविलेजेस जो थे उनको जो टू क्विकली वो इरोड होते जा रहे थे, मतलब कि जो भी ये लीडर्स, कम्युनिस्ट लीडर्स वो इंजॉय करते थे प्रिविलेजेस, वो धीरे धीरे नहीं, जल्दी जल्दी उनके हाथों से छीने जा रहे थे। गॉर्बेचेव, तो वो बोल रहे थे जो गॉर्बेचेव है ना वो बहुत जल्दी चल रहा है, मतलब ऐसे तो होगा कि धीरे धीरे हमारा जो रुतबा है, हमारे जो प्रिविलेजेस है, वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी वजह से क्या हुआ था, वो डिसइंटीग्रेट हुआ था, मतलब कि रिफॉर्म्स वो लेकर भी आए, फिर भी डिसइंटीग्रेशन हुआ। और दूसरा है, दूसरे की बात करें तो दूसरा है राइज ऑफ नेशनलिज्म। एक मिनट स्टूडेंट्स, देखो, राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिजायर फॉर सोवर्निटी विद इन द वेरियस रिपब्लिक्स इंक्लूडिंग रशिया एंड द बाल्टिक रिपब्लिक, जैसे कि यूक्रेन एंड जॉर्जिया। इनमें अब एक तरह से नेशनलिज्म की भावना आ चुकी थी कि नहीं, हमें इंडिपेंडेंट कंट्री बन के, हमें किसी के अंडर नहीं रहना, हमें अपना रूल्स, अपने रेगुलेशंस, अपनी अपना कैपिटलिस्ट रखेंगे, डेमोक्रेसी रखेंगे, वो हमारे हाथ में, हम अपने हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो ज्यादातर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो अब ये सोच रही थी, नाउ वी आर इंडिपेंडेंट कंट्रीज, वी डोंट वांट टू वर्क अंडर एनी यूनियन। तो ये एक नेशनलिज्म की जो भावना आई थी, ये इमीडिएट कॉज था डिसइंटीग्रेशन का। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी आपको, जो हमारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, आपको पहले भी मैंने बताया था, वो नहीं चाहती थी, क्या नहीं चाहती थी, कि वो यूएसएसआर से अलग रहे, क्योंकि उनको प्रॉफिट था, बेनिफिट था, क्योंकि वो बैकवर्ड कंट्रीज थी। और ये जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी जो अलग होना चाहती थी, वो साफ साफ कहती थी, भाई इन कंट्रीज, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री बहुत ही डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वो जब यूएसएसआर के अंदर, तो सारा का सारा जो उनका इकोनॉमिक है वो डिवाइड होता था, मतलब कि उनको हेल्प की जाती थी। तो वो बोलते हम इकोनॉमिक बर्डन क्यों सहन करें, हम किस कॉस्ट पे, हम क्यों करें। तो इस वजह से क्या हुआ था, ये धीरे धीरे प्रोसेस क्या हुआ, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट। और जो इमीडिएट कॉज था वो ये था, राइज ऑफ नेशनलिज्म, डिजायर फॉर सॉवरेनिटी विद इन द वेरियस रिपब्लिक्स। समझ आई आपको बात। तो ये आज हमने ये सारा टॉपिक डिसइंटीग्रेशन पे कंप्लीट कर दिया, ठीक है। हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या कंप्लीट किया आज, ठीक है। सो हमने देखा कि गॉर्बेचेव एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, ठीक है, क्या क्या था, ये सारा देखा क्या, लेकिन वो क्या चाहता था, हो क्या गया, वो देखा हमने। फिर हमने देखा कि बोरिस येल्स्टिन की एंट्री, फिर रशिया, यूक्रेन, बेलारस, इन्होंने इसकी लीडरशिप के अंडर क्या किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और बोल दिया सोवियत यूनियन एंड हो चुका है, कम्युनिस्ट पार्टी भी एंड हो चुकी है, ठीक है। फिर हमने देखा कि रशिया का मेन जो कि उन्होंने यूएनएससी की सीट ग्रैब कर ली, फिर उसके बाद न्यूक्लियर स्टेट, पोस्ट सोवियत यूनियन के बाद ये एक न्यूक्लियर स्टेट रह गई थी, ठीक है। उसने बाद में यूएस के साथ बहुत सारी ट्रीटी साइन की। फिर हमने देखा सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ था, उसके बेसिक कॉजेस क्या थे, इकोनॉमिक कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस, ये हमने दोनों कॉजेस के रीजंस पढ़े, ठीक है। ये हमने अपना ये टॉपिक कंप्लीट किया आज का। सो स्टूडेंट्स, we have finished this topic. Please do like, share, comment, and subscribe our channel for more videos. Okay, happy learning with us, and always be happy and take care. Okay, bye.